हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड दिसंबर 2019 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर जो है वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। उसने कहा कि भाई तानिया तुम मुझे लंच दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना लंच दिया था। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ऐसा कहती है नूर तानिया से। तो क्या समझ रहे हैं आप इससे? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास से संबंधित है? प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाता है। इनकी जो स्टेजेस थी नैतिक विकास के सिद्धांत की, वो 3 स्टेजेस थी, और उसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन से अभिविन्यास को दर्शाता है यह कथन। देखिए फ्रेंड्स, जब इस प्रकार का बच्चे करते हैं कि ये बोलता है बच्चा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम्हें मैंगो देना होगा, या कुछ कोई और चीज़ उसे पसंद आ जाती है और वो अपने दोस्त से चाहता है, जिसके बदले में वो अपनी चीज़ें साझा करता है। तो यदि ऐसी स्टेज आती है तो हम देख लेते हैं कि वो लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहली होती है दंड सापेक्षिक अभिमुखता, जो कि आती है पूर्व परंपरागत स्तर में। उसमें कहा जाता है कि जो बच्चों का व्यवहार है वो बाहरी रूप से निर्धारित किया जाता है। हमारे द्वारा दंड हम जैसा देंगे वैसे उस वही व्यवहार वह दर्शाता है। जैसा कई बार होता है कि बच्चे के माता पिता उसे मार पीट कर अपेक्षित व्यवहार करवाते हैं। तो ये जो सापेक्षित अभिमुखता है यहीं पर आती है। जो हमारी नैतिकता है वो दंड के द्वारा निर्धारित होती है, बाहरी रूप में निर्धारित होती है। ये दोनों स्टेज में बाहरी रूप में निर्धारित होती है। यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता भी बाहर से निर्धारित हो रही है। कोई दूसरा बच्चा डिटरमाइन कर रहा है कि आपकी नैतिकता क्या है, आपने क्या साझा किया है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में भी, आप देख लीजिएगा थोड़ा। इसमें लिखा हुआ है एक्सचेंज कन्वेंशनल। यहाँ पर ये स्टेज का स्पेसिफिक नाम दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं हैं, उससे ही नाम ले लिया गया है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता ये बोलता है कि जब बच्चा एक दूसरे से साझा करता है कि ये अपनी वस्तु किसी दूसरे बच्चे को दे देता है और उससे दूसरी वस्तु की चाह रखता है, तो आती है वो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में। इस स्टेज में ऐसा कहते हैं कोलबर्ग। तो ये स्टेज हो जाएगी, सिंपल सी है, पूर्व परंपरागत स्तर में आएगी सबसे पहली स्टेज में, और उसमें आएगी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, जिसमें बच्चा आदान प्रदान करता है। तो हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किससे मैच करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कानून व्यवस्था ये सब लास्ट स्टेज में आती है। आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत में नहीं आती है ये। इसमें तो दंड वाली स्टेज हो गई, पहली स्टेज हो गई, पहली स्टेज की पहले ही हो गया ये। तो यहाँ पर ये इस स्टेज की बात कर रहे हैं, दंड सापेक्षिक अभिमुखता की बात कर रहे हैं ऑप्शन 2 में। तो ये भी नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा। ये अच्छा होना या परंपरागत की भी नहीं बात हो रही यहाँ पर हो रही है बात परंपरागत की, लेकिन आदान प्रदान की बात हो रही है। यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आदान प्रदान वाली स्टेज है उसमें कन्वेंशनल लेवल दिया हुआ है, जबकि ये कन्वेंशनल लेवल इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ आता है। हिंदी में भी यह आ रहा है पूर्व परंपरागत स्तर में, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में। लेकिन सीटेट ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसमें उन्होंने ऑप्शन
फोर को ही करेक्ट माना है। यहाँ पर आदान प्रदान की बात हो रही है और वो परंपरागत स्तर में नहीं आती है, पूर्व परंपरागत में आती है। लेकिन सीटेट की जो फाइनल आंसर की है उसमें इन्होंने ऑप्शन 4 को माना है, तो हमें भी यही मानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कभी कभी कि स्टेज मतलब एक दूसरे में जा सकती है, लेकिन जो ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको आंसर देना है कि ये जो आदान प्रदान है इसके बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि समाज में अलग अलग लिंग के जो हमारे पास जेंडर है, जेंडर से ये क्या करते हैं, ये प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में सामान्य अवधारणाएं मान लेते हैं कि भाई ये लड़की है तो ये ऐसा ही करेगी, ये लड़का है तो ये ऐसा ही करेगा। इस प्रकार से इनकी अवधारणाएं हो जाती है। शुरू से बिल्कुल अवधारणा बन गई है कि भाई इसको तो ऐसा ही करना है, बिल्कुल रूढ़िवादी बन गई है, इसको रूढ़िवादिता बोला जाता है। इसको विभेदीकरण और भूमिकाएं और पहचान नहीं कहा जाता है, इनको बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। कि इस प्रकार हमने रूढ़िवादी अवधारणाएं बना लेती है, सामान्य रूप से अवधारणाएं बना ली हैं और ये बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है? जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, बिल्कुल घर का काम करने लगता है पिता, और माता साहसी गतिविधियों को करती है, साहस दिखाती है, थोड़ा खेल कूद गतिविधियों में भाग लेती है। इस प्रकार से हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया गया है कि ऐसा होना चाहिए। क्या यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है? बिल्कुल पक्षपात नहीं करता है। ये तो जेंडर रूढ़िवादिता हटा रहा है कि भाई माता साहसी गतिविधियों में भी भाग ले सकती है, केवल पिता ही नहीं साहसी गतिविधियों में भाग लेंगे। इस प्रकार हम जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है ये नहीं कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात को हटा रहे हैं, हम सशक्त नहीं कर रहे हैं। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल भाई ये जेंडर रूढ़िवादिता इससे समाप्त होगी। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ये एकदम फिक्स नहीं कर दे रहे हैं हम। जेंडर की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग तरीके से जो भी हो सकती हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी परिस्थिति में, उस प्रकार महिला भी कर सकती है और पुरुष भी। इस प्रकार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार की पाठ्यचर्या में कहानियों को शामिल करके। और यह जेंडर विभेदीकरण को भी नहीं बढ़ाता, जेंडर विभेदीकरण को तो यह तो घटा रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। वाइगॉस्की बोलते हैं कि एक जो वयस्क बच्चा है उसके जो हम निष्पादन स्तर है, जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको हम सहयोग देते हैं और उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमें बताना है। तो वाइगॉस्की बोलते हैं कि हम ये इसके फोल्डिंग कर रहे हैं, इससे बच्चा क्या होगा, जो ये कर सकता है, वाट आई कैन डू, जो बच्चा कर सकता है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। वाट आई कैन डू विथ हेल्प की सहायता से वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, बोलते हैं वाइगॉस्की। यहाँ तक वो खुद से कर सकता है लेकिन हेल्प देंगे हम तो यहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसा कहते हैं वाइगॉस्की। यानी कि हम इसके फोल्डिंग कर रहे हैं, बच्चे को सहायता प्रदान कर रहे हैं, ये विशेष शब्द बताते हैं वाइगॉस्की। तो ये हम ढांचा दे रहे हैं, पाड़ है, इंग्लिश में एक ही शब्द आएगा, आपको इसके फोल्डिंग ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का ढांचा दे करके हम बच्चे को समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक ले जा रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र हम जो सहयोग दे रहे हैं इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा या इसके फोल्डिंग, और वो जहां तक जाएगा उसको बोलेंगे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ जो सहयोग दे रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ढांचा के बारे में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। हमको बताना है कि जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, एक नियम से हम बिल्कुल अपनी व्याख्या करने लगते हैं किसी भी वस्तु की, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास आ जाती है, वो किस अवस्था में आती है हमें बताना है। तो जो पियाजे कहते हैं,
पियाजे की जो औपचारिक परिचालन चरण है उसमें वो कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कहते हैं कि इट इज़ ओनली इन दिस स्टेज दैट चिल्ड्रंस कैपेसिटी टू थिंक मैथमेटिकली इमर्ज। जो बच्चों की कैपेसिटी आती है, क्षमता आती है कि वो गणितीय रूप में सोच सकते हैं। सच थिंकिंग डिमांड्स एबिलिटी फॉर हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, इस प्रकार की बच्चा थिंकिंग करता है, काल्पनिक थिंकिंग करता है, धारणा आधारित थिंकिंग करता है और निगमनात्मक तर्क भी आ जाता है इस स्टेज में। ऐसा कहते हैं पियाजे फॉर्मल स्टेज के बारे में, औपचारिक परिचालन चरण के बारे में ऐसा कहते हैं पियाजे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस अवस्था से मैच करता है। संवेदी चालक अवस्था के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में हो रही है और ना ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में होती है। यह जो अवधारणा होती है, जो कॉन्सेप्ट इस प्रकार का होता है, ये परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, 12 से 18 वर्ष में आ जाता है, ऐसा कहते हैं पियाजे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। कौन ऐसा बोलता है कि बच्चों का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है इस प्रकार का समझना चाहिए, या एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि किसने इस प्रकार का सिद्धांत दिया है। तो जो वाइगॉत्स्की है उनका जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वो अपना सीखने की प्रक्रिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में करता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वाइगॉत्स्की के सिद्धांत से पूछा गया क्वेश्चन है। ये लॉरेंस कोलबर्ग ऐसा नहीं कहते, इन्होंने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये चिंतन के बारे में पूछ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये वाइगॉत्स्की की थ्योरी से है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। जीन पियाजे ऐसा नहीं कहते हैं, ना ही कोलबर्ग। लेव वाइगॉत्स्की ऐसा कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा ऐसा नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड है अपने पास 6 to 8 के शिक्षक है। 6 to 8 है, यानी कि वहाँ पर बच्चा है 12 से 15 साल तक का है, 12 से 16 साल तक का बच्चा है। इस प्रकार का हमारे पास विद्यार्थी है। तो क्या बोलना है अपने को, क्या करना चाहिए अपने को शिक्षा में, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा स्टेज होती है 12 से 18 में, उसमें क्या होता है, जो औपचारिक सक्रिय अवस्था आ जाती है, बच्चा तर्क करने लगता है, इस प्रकार की स्टेज आ जाती है हमारे पास उस उम्र में बच्चे की। तो हमें बताना है कि वो क्या करेगा। तार्किक रूप से बहस को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार की स्टेज आ जाती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 6 से 8 की ग्रेड में। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए उनके साथ। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल एक मूर्त सामग्री, एक ही नहीं, अलग अलग प्रकार की मूर्त सामग्री स्पष्ट करनी चाहिए उन्हें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर बिल्कुल नहीं रहना है, केवल निर्धारित कर दिया हमने वैसा नहीं, उनको तो और आगे तक ले जाना है। समस्याएं प्रस्तुत करनी है जिसमें बिल्कुल तर्क के आधार पर वे समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। तर्क कर रहा है गणितीय रूप में, गणितीय बुद्धि के बारे में बताना है हमें। ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ, ये तो बिल्कुल भाषा के बारे में हो गया, ध्वनि के बारे में हो रहा है, ये तो म्यूजिक के बारे में हो रहा है, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। यहाँ गणितीय बुद्धि के बारे में बात नहीं हो रही है। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, यह तो स्पेशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जो हम स्थान का किस प्रकार यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है, स्थानिक बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के
स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। बिल्कुल ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रहा है, संगीतमय बुद्धि के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर गणित की जैसी प्रक्रियाएं हम नहीं कर रहे हैं। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क को लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बिल्कुल ये गणित ही है कि आप पैटर्न पहचान लेते हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से है, तो आप समझ जाते हैं कि भाई इसमें 2-2 जुड़ रहा है। इस प्रकार पैटर्न खोज लेते हैं आप, लंबी लंबी श्रृंखलाओं का हल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की सेंसिटिव आ जाती है आपके पास, संवेदनशीलता आ जाती है। तो ये बिल्कुल गणित के बारे में है और इसका सही उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल ये तो समाज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर समाज के सदस्य बनने के बारे में बात हो रही है। वहाँ की आदतों, कौशलों, मूल्य जो भी है वहाँ के, उस प्रकार के हमारे पास आना है, अभिप्रेरणा, जो भी हमारे पास मोटिवेशन आ जाता है, ऐसी बात कहा जा रहा है समाज के बारे में। तो ये बिल्कुल सामाजिकरण के बारे में है, समावेशन के बारे में नहीं है, मुख्य धारा और विभेदीकरण के बारे में नहीं है। तो सिंपल सा है, सामाजिकरण के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अवधारणा चलती है प्रकृति की अवधारणा। प्रकृति की अवधारणा में कहा जाता है बिहेवियर इज कास्ड बाय इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवहार जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, ऐसा कहा जाता है प्रकृति की अवधारणा में। और ये कहा जाता है कि जो जन्मजात विशेषताएं हैं वो हमारे व्यवहार को निर्धारित कर देती है। हमारे जीन जो होते हैं हमारे पास आ जाते हैं इस प्रकार आनुवंशिकता से, और वो ब्लूप्रिंट हो जाते हैं व्यवहार के। हमारे जो जीन होते हैं हमारे सभी व्यवहार के लिए खाका प्रदान करते हैं, ऐसा कहा जाता है प्रकृति की अवधारणा में। ऑल बिहेवियर आर प्रेजेंट फ्रॉम कंसेप्शन, गर्भ धारण के समय से ही हमारे पास व्यवहार आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है प्रकृति की अवधारणा में। और एक अवधारणा चलती है पोषण की अवधारणा, यानी वातावरण की अवधारणा। उसमें कहा जाता है बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, व्यवहार पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है हमारा व्यवहार, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट होता है। किसी को हम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कहती है वातावरण की अवधारणा। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्तक, जो चाहे हम वो बना सकते हैं, ऐसा कहती है पोषण की अवधारणा। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, केवल ऐसा ही होगा ये नहीं होता है, और केवल पोषण ही काम करेगा ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच अंतःक्रिया काम करती है। वातावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया होती है। इस प्रकार हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा सही है पर्यावरण और आनुवंशिकता की भूमिका के बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, बिल्कुल गलत। एकमात्र कारण नहीं होता है, परिवेश भी शामिल होता है इसमें। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, बिल्कुल गलत बात है। केवल परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं करता कि किस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता है एक व्यक्ति में। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते, ये तो गलत ही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित कर सकते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका सबसे उचित विकल्प यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है बताना है, कक्षा में क्या होता है आपको बताना है। विद्यालय के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यालय के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो देख लेते हैं हम प्रगतिशील की अवधारणा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, हम देख लेते हैं। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। इसमें कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता देना है हमें बच्चों को खुद से अपने ज्ञान की रचना करने का अवसर देना है, ऐसा कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। शिक्षा एक मार्गदर्शक के रूप में होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ना कि वो कहे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा मैं ज्ञान दे दिया, गुरु हूँ आपका, जैसा मैं ज्ञान दे दिया वैसा ही होगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। छात्र विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करना
करना है, हम शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, ऐसा कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। फिर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाली हर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ऐसा कहा जा रहा है। बाल जीवन की ज़रूरतों को पता करने के लिए स्कूल और घर के बीच सहयोग स्थापित करना है हमें, पूछना है कि घर वालों से बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किस प्रकार सीख रहा है वो, क्या आप सहयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से संबंध स्थापित करना है, ऐसा कहा जा रहा है। शैक्षिक आंदोलन करना है इस प्रकार से, और हमें प्रगतिशील स्कूलों को अग्रणी बनाना है, ऐसा कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। तो हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। ये निष्क्रिय रूप से नहीं होगा और उसी रूप में बिल्कुल दोहराया नहीं जाएगा, उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे अपने ज्ञान का सृजन खुद करें। शिक्षक के निर्देश बिल्कुल, ये तो गलत ही है, इसमें अभी हमने देखा ये ऐसा नहीं कहती है प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ऐसा कहती है प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन करना है हमको। बच्चे का एवेल्यूशन है, पढ़ाते समय भी करना है, पढ़ाने के बाद भी करना है, और पढ़ाते समय ऐसा भी करना है कि बच्चे उससे इवेल्यूशन करने के बाद भी कुछ अच्छा नया सीख सकें। केवल संरचनात्मक आकलन नहीं है, केवल हमें बीच में ही पढ़ाते समय ही नहीं करना है, बाद में भी करना है, और केवल संकलनात्मक भी नहीं है कि केवल हमने बाद में कर लिया, पढ़ाने के बाद आकलन कर लिया, ये भी ऐसा भी नहीं करना है। ना तो संरचनात्मक ना ही आकलन, ये भी आकलन नहीं करेंगे हम तो पता कैसे चलेगा कि हमने क्या पढ़ाया है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना है हमें। बिल्कुल विविध प्रकार की रणनीति इस्तेमाल करनी है, और पढ़ाते समय भी हमें मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं, और बाद में भी पढ़ाना है हमको कि बच्चों ने अच्छे से सीखा या नहीं। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से यह बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। हमने बोला कि ये बच्चा जो है एक समाज से आया, और उसको बोल दिया हमने कि तुम्हारे समाज के लोग तो ऐसे ही हैं, सब बिल्कुल बेवकूफ़ है, पढ़ ही नहीं सकते, शैक्षिक क्षेत्र में पीछे ही रहते हैं। तो ये रूढ़िवादिता हो गई। ये बिल्कुल ये इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? अब आपको बच्चे को बोलना है कि भाई बच्चा ये ऐसा नहीं होता है, आपके समाज के भी लोग बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा नहीं करना है हमें, बिल्कुल इनको हटाना है, रूढ़िवादिता को हटाना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता, बिल्कुल कंपटीशन नहीं करना है। हो सकता है कि ये जो पिछड़े बच्चे हैं वो तो पीछे ही रह जाएं कंपटीशन में, कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह बिल्कुल नहीं देनी है। अब ये पढ़नी थोड़ा कम है, इसका मतलब पढ़ाई में वीक है, आपने बोला कि ये छोड़ ही दीजिए, नहीं, उससे भी आप अच्छे से पढ़ाइए जिससे कि आप वो बिल्कुल आपके समाज है, उच्च वर्ग के समाज है, इसके समान शैक्षिक प्रदर्शन कर सके, इस प्रकार करवाना है हमें। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। बिल्कुल किसी न किसी समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिन्होंने अपने समाज में शैक्षिक प्रदर्शन बहुत अच्छे से किया है, उत्कृष्ट रूप से किया है, तो उस प्रकार का हमें रोल मॉडल दिखाना है, उस प्रकार की कहानियां सुनानी है, एग्जाम्पल देना है कि बच्चों को मोटिवेशन आए। बिल्कुल इस प्रकार की रूढ़िवादिता खत्म हो जानी चाहिए बच्चों के दिमाग से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है। ये समावेशी कक्षा है, आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे शामिल है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, कोई दिव्यांग हो सकता है, कोई श्रवण बाधित हो सकता है, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई समस्या समाधान वाला हो सकता है, कोई सामान्य बालक हो सकता है। तो इस प्रकार की कक्षा है आपकी समावेशी कक्षा, सब शामिल है इसमें। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चा अपनी योग्यताओं के अनुसार सीख सकता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। गलत बात है, अशक्त बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसा करने से वो थोड़ा निराश भी हो सकते हैं कि हमें दया क्यों दिखाई जा रही है, हमें बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है हमसे, ऐसा उनका भाव आ जाता है। ऐसे में बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत बिल्कुल गलत बात है। इससे बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा, निराश हो जाएगा,
आपसे अच्छे से सीखना नहीं चाहेगा, हो सकता है कि आपको नापसंद करें। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, केवल इन पर ही ध्यान नहीं देना है, सभी पर ध्यान देना है हमें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। भाई पढ़ने के प्रति चिंता हो रही है, वो ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ कारण हो सकता है क्यों चिंता दर्शा रहा है, ये इसको चिंता हो रही है, हमें पता नहीं है कि क्यों हो रही है। शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने में चिंता हो रही है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, शब्दावली का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। भाषा संबंधी जो अधिगम है, भाषा सीखने में उसको बिल्कुल कठिनाई हो रही है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में भी याद भी नहीं कर पा रहा है। तो ये बिल्कुल अधिगम अशक्तता वाले बालकों के बारे में बात हो रही है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है ढंग से। स्वलीन विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ही सृजनात्मक है, ना ही मानसिक क्षति वाले विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है कि अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता है हमारे, समावेशी कक्षा है। अभी जिस प्रकार मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी है हमारे पास, तो उस प्रकार की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित कर सकता है शिक्षक, हमें बताना है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल से टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना गलत बात है। आप केवल पेपर पेंसिल टेस्ट से सभी बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ दृष्टिबाधित बच्चा है, अब वहाँ पर ब्रेल लिपि से उसे आकलन करना पड़ेगा। अब आप पेपर पेंसिल टेस्ट उसका दे देंगे तो ये कैसे आकलन होगा, गलत है। यहाँ तो विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का ये भी गलत है, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के अधिगम करता है, दृष्टिबाधित है, कोई सुन नहीं सकता है, तो एक ही प्रकार का निर्देश कैसे दे सकते हैं आप, एक ही प्रकार के तरीके का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, ये गलत बात है। आप प्रेशर नहीं डालना है बच्चों पर कि इस प्रकार जो भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उससे कहा कि आप उसकी कॉपी कीजिए, गलत बात। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, बिल्कुल सही है कि आप बच्चों को जो अधिगम सशक्त करने चाहते हैं, सशक्त पक्ष है, जो भी बच्चों का अच्छे से हल कर सकते हैं प्रश्नों को, जिस प्रकार भी वो इंटेलिजेंट है जिस भी क्षेत्र में, आप वो विश्लेषण करते हैं, उनकी कमजोरी का भी विश्लेषण करते हैं और उस प्रकार उनकी कमजोरियों को दूर करने और उनके जो सशक्त पक्ष है उसको और विकसित करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को विकसित करते हैं और उस प्रकार से अधिगम करवाते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक बालक है, नया नया चिंतन करता है, बिल्कुल अलग अलग प्रकार से सोचता है वो बच्चा। अब सारी चिंतन पर बल देकर क्या आपको ऐसा करना है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग करवानी है। यहाँ पर जो है ये उल्टा छपा हुआ है हिंदी में। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन होता है कि आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं, और जो सृजनात्मक बालक होता है वो एक ही दिशा में नहीं सोचता है, वो अलग अलग दिशा में सोचता है। तो इस प्रकार ये गलत ऑप्शन है, इसका इंग्लिश वर्जन देखना है आपको, ये सही छपा हुआ है और इंग्लिश में ही माना जाता है सही। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके क्या डिस्करेज करना है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, बिल्कुल नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही बढ़ावा देना है। ये बिल्कुल उल्टा छपा हुआ है हिंदी में, डाइवर्जेंट को अभिसारी छाप दिया इन्होंने जबकि अपसारी होना चाहिए, और ये कन्वर्जेंट को अपसारी छाप दिया जबकि अभिसारी होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा छपा हुआ है। इंग्लिश में देखना है आपको। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या करना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एम्फेसाइज करना है, गलत बात है कि एक ही दिशा में सोचने पर बल देना नहीं है। सृजनात्मक बालक को डिस्करेज नहीं करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो बढ़ावा देना है, गलत बात है। अब देखते हैं कि ये कैसा छपा है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर, बिल्कुल अनेक प्रकार से सोचने पर बल देना है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव होना चाहिए बच्चे का, ओरिजिनल आइडिया होने चाहिए, मूल विचार आने चाहिए। इस प्रकार सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होती है कि वे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, अनेक प्रकार से सोचते हैं और नया नया कुछ रचना करके
अपने को दिखाते हैं, कक्षा में दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देना है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित नहीं करना है। बिल्कुल उनको बोलना है कि बिल्कुल आप बिल्कुल चैलेंज लीजिए, आप नया नया कुछ करके दिखाइए। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? अब बताना है आपको ये सार्थक अधिगम कब होगा, मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी क्लासरूम में। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ा देंगे। आप टेस्ट पर टेस्ट लेंगे तो क्या बच्चे सीख जाएंगे? सार्थक अधिगम होगा? वहां पर नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार ही पुरस्कार देते जाएंगे, इस प्रकार भी अच्छा अधिगम नहीं होगा, सार्थक अधिगम नहीं होगा। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, आप व्याख्यान दे देंगे तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा, आप सक्रिय रहेंगे, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को सक्रिय होना ये गलत है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना है। बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल कुशल रखना है उनको, कि कंटेंट जो है पढ़ा रहे हैं हम उसको बिल्कुल अच्छा देना है। हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग, बच्चों को अच्छे से रखना है, बिल्कुल ध्यान देना है, बच्चों को लर्निंग पर भी ध्यान देना है, सच्चा सरोकार रखना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या समाधान, बिल्कुल अच्छे से समस्या समाधान हो जा रहा है। इस प्रकार की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, आपको बताना है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत बात। आप समस्या समाधान हो रही है और उसका जो मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने समस्या समाधान कर ली है यदि आप उसका मूल्यांकन ही नहीं करेंगे। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। क्या आप फिक्स कर दे रहे हैं, फिक्स्डनेस आ जा रही है। फोकसिंग ओनली ऑन द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कोई ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस समस्या समाधान में केवल एक ही वस्तु के काम करने पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। समस्या समाधान में अलग अलग वस्तुएं जिस प्रकार से काम कर रही हैं, हर स्टेज में आपको चेक करना होता है कि अच्छे से बिल्कुल हो रहा है काम या नहीं हो रहा है। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित बिल्कुल नहीं रहना है आपको, अलग अलग प्रकार से समस्या समाधान की रणनीति आपको विकसित करनी है, जब ही आपकी समस्या का समाधान प्रभावशाली ढंग से हो पाएगा। क्या साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना है? बिल्कुल सही बात है कि एक हमारे पास जो समस्या है उसकी हमने बहुत सारी स्टेज बना दी कि इस स्टेज में क्या लक्ष्य होगा हमारा, इस स्टेज में क्या होगा, इस प्रकार हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे और हमारी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा हमको। इस प्रकार हम प्रभावशाली ढंग से समस्या का समाधान कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसमें हम जो साधन साध्य का विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार हम साधन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम साध्य तक पहुंच जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4 कि हमें साधन साध्य का विश्लेषण करना है और समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके हमें प्रभावशाली समस्या समाधान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? जो अधिगम है, शिक्षण अधिगम हमें करवाना है, उसके लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली क्या नहीं है उसके बारे में बताना है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभावी है, उनको हटा देंगे और जो प्रभावी नहीं होगी वो हमें पता चल जाएगी। बच्चों का अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये प्रभावशाली है, ये उत्तर नहीं है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी प्रभावशाली है। संवाद एवं चर्चा, इस प्रकार से भी बच्चे अच्छे से अधिगम करते हैं। तो ये सभी प्रभावशाली अधिगम रणनीति है, प्रणाली है, और जो नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल याद ही करवा रहे हैं आप, तो ये शिक्षण अधिगम प्रणाली नहीं है अच्छी, और इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी नहीं है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों
से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं देना है तो आप किस प्रकार का बर्ताव करेंगे बताना है आपको। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर गलत बात, ये तो दंड देना हो गया। और नेशनल एनसीएफ जो कहता है उसमें कहा जाता है कि दंड नहीं देना है। आरटीई भी कहता है कि आपको दंड नहीं देना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना भी नहीं है, ये भी दंड के बराबर ही है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। बिल्कुल हो सकता है कि आप कोई टीचिंग मेथड ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके कारण बच्चों को अरुचि आ गई कक्षा में, तो इस प्रकार आप कारण जानने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे वहाँ पर। ये सब बातें नहीं कही जाती है कक्षा में करने के लिए। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट भी नहीं देना है कि बच्चों को बोल दिया कि आप बहुत ज़्यादा गृह कार्य कर लिए। बच्चों को पहले ही अरुचि है और आप गृह कार्य देंगे तो उनमें अरुचि बढ़ेगी। जब तक उसके कारण का पता नहीं लगाएंगे और उसके हटाएंगे नहीं, तो उनसे बात करना है और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना है। यही उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या कहता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावादी उपागम है, उसमें बताना है कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावादी उपागम है, उसमें दो हमारे पास वैज्ञानिक है, वो है पियाजे और वाइगॉस्टकी। और वो कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान की रचना कैसे होती है, उनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे को कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं, कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से समझाते हैं कि बच्चों से ज्ञान का निर्माण कैसे करवाना है। इसे रचनावाद के रूप में, सिद्धांत के रूप में जाना जाता है कि ये बच्चे ज्ञान का कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इस प्रकार से हमें कंस्ट्रक्ट करवाना होता है। इस प्रकार के बारे में बात करते हैं पियाजे और वाइगॉस्टकी बोलते हैं कि बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अपने संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास करता है। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो खुद ही कर लेता है, वो हर एक स्टेज से गुजरता है और इस प्रकार से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है यदि शिक्षक उसे अच्छे से सुविधादाता के रूप में फैसिलिटी करवाए और वो बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेगा, ऐसा कहते हैं पियाजे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या बच्चे का पूर्व ज्ञान निर्धारित कर देते हैं कि ये बच्चे के पूर्व ज्ञान में ऐड करते जाना है, हमें कुछ ना कुछ जोड़ते हुए उसके ज्ञान का निर्माण करवाना है उससे हमें। यह अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद करने के बारे में बात नहीं करते हैं संरचनावादी उपागम में। इसमें ये बच्चे के पूर्व ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि इसके पूर्व ज्ञान में जोड़िए कुछ नया और उसे कंस्ट्रक्ट करने को कहिए, उससे अपने ज्ञान की रचना करने को कहिए या करवाइए। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं, बिल्कुल सहज ही सीख जाते हैं, नेव थ्योरीज फॉलो करते हैं। इस प्रकार की घटना होती है, उनके सिद्धांत की रचना कर देते हैं अनेक घटनाओं के बारे में। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब बच्चा सहज अनुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं, यानी कि जो भी अनुभूति हो जाती है घटना में, उस घटना से उनको जो भी एक्सपीरियंस होता है, मान लो डर लग गया तो हर बार वे समझ लेते हैं कि एक ही घटना से हमें डर ही लगेगा, या खुशी हुई तो एक ही घटना से हमें खुशी ही होगी, या उन्हें कोई दंड दिया गया तो वे सोचते हैं कि भाई सहज रूप से हमें हर बार दंड ही मिलेगा। तो इसमें ऐसा हटाना है, इस पृष्ठभूमि को हटाना है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको दंड ही मिलेगा या भय ही मिलेगा या डर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को बिल्कुल इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए जिससे कि वे हटा सके। ये ऑप्शन उचित हो रहा है। बच्चों के इन विचारों को खारिज नहीं करना चाहिए, उनको केवल बातचीत करनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होता है, हर बार आपको अच्छे से सीखना है। इस प्रकार से विचारों को खारिज नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, अच्छे से चुनौती देना चाहिए कि बच्चे इस प्रकार की अवधारणाओं को हटा दें। ये गलत है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल उनसे डिस्कशन करके सुलझाना है इसको। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप बिल्कुल गलत है। ये शिक्षण में हस्तक्षेप तो करेंगे लेकिन आपको डांटना नहीं है, आपको तो इनको हटाना है, संवाद करके उनसे बातचीत करनी है, चुनौती देना है इनको कि हर बार ऐसा नहीं होता है और ये हटा देना है आपको। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ज्ञान, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। देखिए, जो संवेग है और संज्ञान है उसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कोई कहता है कि संवेग जो है संज्ञान से स्वतंत्र होता है, कोई कहता है कि संवेग संज्ञान से बिल्कुल अन्योन्याश्रित होता है, परस्पर संबंधित होता है। कोई कहता है कि संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार 3-4 अवधारणाएं चलती है और ये बिल्कुल हमें स्पष्ट है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कोई भी स्वतंत्र रूप से लागू नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र रूप की अवधारणा को हमको गलत करना है। बिल्कुल ये परस्पर संबंधित होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार ये संबंधित है, जटिल रूप में संबंधित होते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, ये एक दिशा में नहीं चलता है, दोनों दिशा में चलता है, ये इसको भी प्रभावित करता है, ये इसको भी प्रभावित करता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक दिशी तो होगा ही नहीं, संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, ये एक दूसरे का उल्टा है ये दोनों में। और द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है, ये समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि कौन किसको प्रभावित करता है। तो दोनों के बीच पारस्परिक एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, हमें बताना है। क्या विद्यार्थी की अभिरुचि जो है, रुचि ले रहा है, वो क्या अधिगम को प्रभावित करेगा, उसके किस प्रकार वह सीखेगा उसको प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे अधिगम करेगा। विद्यार्थी का सामवेगिक विकास भी, संवेग उसका किस प्रकार है, बिल्कुल यदि अच्छा संवेगिक स्वास्थ्य है तो वो बिल्कुल अच्छे से अधिगम करेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, किस टीचिंग मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार की अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी विधि से हम पढ़ा रहे हैं, ये डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि किस प्रकार वे अधिगम करेंगे। तो ये सब तीनों प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल वाइगॉस्की कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चारों है, ये प्रभावित कर रहे हैं अधिगम को, और ये ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका उचित विकल्प यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? जो ज्ञान की सार्थक रचना हो रही है, सार्थक रचना ध्यान रखना है, तो ये कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है बताना है आपको। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल इसका महत्वपूर्ण पहलू है ये। और वाइगॉस्की भी बोलते हैं कि जो अधिगम होता है, ज्ञान की रचना होती है, वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया में होती है। लगातार अभ्यास, बार बार याद करने से कोई वो नहीं हो जाता है सार्थक रचना। पुरस्कार एवं दंड से भी नहीं होता है, ना ही उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध से होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं से होता है, ऐसा कहते हैं वाइगॉस्की। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, भाई पुरस्कार ही पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये बच्चों ने सोचा कि अब तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमें ये करना है, इस प्रकार की इच्छा बना लेते हैं वे। जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैज प्राप्त करना, स्टार दे रहे हैं हम बार बार, बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये प्राप्त करने के लिए इसकी इच्छा के लिए बच्चे, विद्यार्थी पढ़ाई करना चालू कर देते हैं इस प्रकार की प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है बताना है हमको। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो जाता है, भौतिकवादी हो जाता है, हर बार ये सोचता है कि अब तो गिफ्ट ही पाना है मुझे, इस प्रकार की उसमें रुचि, अभिवृत्ति आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है। तो ये इस प्रकार का एटीट्यूड आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। समझने के लिए अधिगम से आनंद तो नहीं प्राप्त कर रहा है वो, बिल्कुल ये तो पुरस्कार मिल रहा है उसको बार बार, तो पुरस्कार के बिना भी उस गति की आगे लगे रहना, बिल्कुल बिना पुरस्कार के तो अभी लग ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पुरस्कार ही दिया जा रहा है हर बार। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, इस प्रकार भी नहीं हो रहा है। बच्चा तो ये चाह रहा है कि मुझे भौतिकवादी पुरस्कार ही मिलता रहे हर बार, इस प्रकार का एटीट्यूड, अभिवृत्ति आ गई है उसमें, इस प्रकार की अभिवृत्ति का विकास हो जाता है, और यही उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है?
अब बताना है आपको बाल्यावस्था में क्या होता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। क्या सभी संस्कृति में जो बाल्यावस्था है एक जैसी होगी? गलत बात है, बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से होगी, समान नहीं होगी, ये तो गलत ही हो गया। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सामाजिक संरचनाएं हैं, संस्कृति के अनुसार होगी, अलग अलग होगी, इस प्रकार की संरचना है ये बिल्कुल एक समान नहीं होती है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे दुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये भी गलत है। बच्चे को हम यदि अच्छे से पालन पोषण करें तो वे अपने ज्ञान की रचना खुद ही कर लेते हैं। क्या सभ्य है क्या असभ्य है वे खुद ही पहचान लेते हैं। आपको कुछ ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत। केवल परिवेश से निर्धारित नहीं किया जाते, पूरी तरीके से परिवेश से निर्धारित नहीं किए जाते, कुछ आनुवांशिकता का भी उसमें योगदान होता है, उसके द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है आपको। ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रीनेटल होता है, पूर्व गर्भ से पूर्व होता है। ये इन्फेंसी और टोडलरहुड होता है। शैशवावस्था होती है 0 से 2 इयर्स बर्थ से, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। अर्ली चाइल्डहुड होता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम कहते हैं 2 से 6 साल तक। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड या मध्य बाल्यावस्था भी इसे कह देते हैं 6 से 10 वर्ष। तो ये 6 से 10 वर्ष की बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बारे में बात की जा रही है। इसमें कहते हैं कि ये 7 से 11 वर्ष के बारे में बात करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी 6 से 10 साल में, मध्य बाल्यावस्था में। तो हमें बताना है कि ये क्या करना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि में बहुत तेजी से विकास तो नहीं होता है, थोड़ा धीमा हो जाता है शैशवावस्था की तुलना में। अमूर्त रूप से सोचने में वैज्ञानिक तर्क करने के विषय नहीं आती है, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में है, यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में है, यहाँ पर अभी संक्रियात्मक में भी नहीं है, तो ये अमूर्त तो आएगा ही नहीं। बच्चे तार्किक या मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी सोच नहीं सकते हैं। तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं, पूर्ण रूप से भी विकसित नहीं होती है। पूर्ण रूप से विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था में। तो अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियां ये सेंसरी मोटर स्टेज से है, संवेदी पेशी अवस्था से है पियाजे की। ये पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था से संबंधित करके उन्होंने पूछा है। तो ये बिल्कुल तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, कर देते हैं। पूर्ण रूप से अभी तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ नहीं हो नहीं जाता है, पूरा प्रारंभ केवल करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3, जो पियाजे की प्राक संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है बताना है आपको। क्या एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है, पहली, दूसरी, मध्य, प्राथमिक, द्वितीयक, इस प्रकार से आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, नहीं है। प्राथमिक एजेंसियां हैं, बिल्कुल शुरू में ही बच्चा प्रारंभ में ही सामाजिकरण कहाँ होता है, इसका परिवार में होता है और पास पड़ोस में। मध्य एजेंसी नहीं है, ना ही द्वितीयक एजेंसी है। द्वितीयक एजेंसी में पूछा गया तो स्कूल आ जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। और इस प्रकार हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग का जो सीटेट पेपर 2 है उस भाग में हमने सॉल्व कर लिया है इसको। दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर लिया है भाग 1। और हम इस प्रकार देख रहे हैं कि हमें एक आइडिया लग रहा है कि किस प्रकार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिल्कुल हमारे पास स्पष्ट रूप से थ्योरी बिल्कुल हमें मालूम चल गई है कि कौन सी थ्योरी से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है,
है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार हमें बिल्कुल सिंपल आइडिया आ जा रहा है। यदि आप इस प्रकार के सॉल्यूशन देखते हैं तो जनरल आइडिया आपको आ जाएगा और उन्हीं टॉपिक्स को आपको समझ लेना है अच्छे से, बिल्कुल विश्लेषण करके, और आप पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकेंड, उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।